स्टार्ट। नमस्कार साथियों, आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं प्रदीप शर्मा खुशरो जी से। जी हाँ, इन्होंने एक और किताब लिखी है। पिछले 2 पार्ट में भी आप इनसे मिल चुके हैं, जहाँ हमने अमीर खुसरो पर डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं इनकी एक नई किताब, जो कि अब्दुल रहीम पर है। अब्दुल रहीम खाने खानान। और इसी किताब की समीक्षा के लिए आज हमारे साथ हैं प्रदीप शर्मा खुसरो जी। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या कुछ है इसमें पढ़ने के लिए और जानने के लिए अपने इतिहास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, आपकी जो ये किताब है अब्दुल रहीम खाने खानान, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए आपसे किसी ने कहा या आपके मन में खुद आया कि आपको इन पर भी लिखना चाहिए खुसरो जी के साथ साथ? देखिए, जो मेरी किताब है अब्दुल रहीम खाने खानान, जो कि CCRT मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक संस्थान है जो कि गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेन करता है और इनका एक पब्लिकेशन डिपार्टमेंट भी है। तो असल में मुझे ये बताया गया कि ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जो कि बेसिकली मोदी जी का कॉन्सेप्ट विचार था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि भाई मैं कुछ ऐसी पुस्तकों की श्रृंखला चाहता हूँ उन मुसलमानों पर जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म की तारीफ की है और उसके बारे में लिखा है अपने ग्रंथों में या अपने काव्य में। अच्छा। तो वो मैं चाहता हूँ किसी श्रृंखला निकाली जाए। तो खुद मोदी जी ने कई सारे लोगों का नाम प्रस्ताव किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले दारा शिकोह का नाम लिया। और ये अभी कुछ साल पहले विज्ञान भवन दिल्ली में मोदी जी ने दारा शिकोह पर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अध्यक्षता की थी। और शायद वहीं से उनके मन में विचार आया, क्योंकि दारा शिकोह मुस्लिम कल्चर और हेरिटेज की एक वो बड़ी शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को संजो के रखा, बल्कि उसको आगे और बढ़ाया। इनके 2 गुरु थे दारा शिकोह के, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो दोनों से ही बचपन में उनको ट्रेनिंग मिली थी और संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और हिंदी की जितनी भी उपबोलियाँ हैं, यानी उपभाषाएं हैं या बोलियाँ कहिए, भाषाएं नहीं बल्कि बोलियाँ हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, कश्मीरी, बांगड़ू, ये सब, राजस्थानी, ये सब उन्होंने बचपन में सीखा। दारा शिकोह वाज ऑल्सो वेरी इंटेलेक्चुअल लाइक अमीर खुसरो एंड अब्दुल रहीम खाने खानान। तो उसमें फिर एक लिस्ट बनाई गई और उसमें तकरीबन 15 कवियों के नाम सुझाए गए, साहित्यकारों के, जिसमें सबसे पहले दारा शिकोह, उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खानान, ताज बीवी और रस खान। अच्छा। ये रस खान तो बहुत मशहूर कृष्ण भक्त कवि हुए हैं जी। तो इन सब पर एक सीरीज तैयार करने के लिए कहा गया। अच्छा। तो सबसे पहले ये काम असल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को दिया गया, IGNC। हाँ। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री जी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम हम IGNC को नहीं देंगे, क्योंकि IGNC जो है वो एक बहुत ही गंभीर तरह की किताबें छापता है, बड़े लेवल की। हम चाहते हैं कि ये किताब बच्चों के लिए तैयार हो, स्कूल के बच्चों के लिए। अच्छा। हाँ, स्कूल के जो बच्चे हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनके लिए तैयार हो, तो पिक्टोरियल हो और साथ में इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हो। ये इसके नियम रखे गए इस किताब के। और वैसे भी CCRT की जितनी भी किताबें हैं वो सब बाइलिंगुअल होती है। उन्होंने जिससे पहले जितने भी प्रकाशन किए हैं CCRT ने। हाँ, एक और अजीब बात है कि CCRT के भी ज़्यादातर पब्लिकेशन गंभीर हैं, मतलब वो वयस्कों के लिए हैं, बड़े लोगों के लिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कुछ पोस्ट कार्ड के रूप में किताबें निकाली हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किताब को ना पोस्ट कार्ड्स की शक्ल दी गई है और एक बॉक्स बनाया गया है। आप बॉक्स खरीद के ले जाइए, उसको बोलते हैं बुक बॉक्स। तो उसमें किताब नहीं निकलेगी, उसमें किताब के पन्ने निकलेंगे। अच्छा। जो बाइंडेड नहीं होते, और एक एक पन्ना निकाल के आप पढ़ सकते हैं उसको, चाहे तो अपने दीवार में घर के आगे लगा लीजिए। ये बच्चों के हिसाब से बनाया गया है, तो ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट। हाँ, आपको पूरे, अगर मान लो कि आपको 1-2 चीज़ें पढ़नी है तो आप 1-2 चीज़ों को ऐड करके लेके जा सकते हैं, पूरी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये पहली बार CCRT ने बच्चों के लिए ऐसी किताबें छापी थी जो मैंने वहाँ जाके देखी। तो हमारे माननीय मोदी जी का ये विचार था कि ये एक इस तरह की सीरीज निकाली जाए। तो ये तब की बात है जब मैं आगा खान फाउंडेशन के लिए अमीर खुसरो पे 6 साल रिसर्च वर्क कर चुका था। और
2 और विषयों पे आगा खान फाउंडेशन ने मुझसे रिसर्च करवाई, एक अब्दुल रहीम खाने खानान पर और एक मिर्जा गालिब पर भी। अच्छा। तो तो जब भी हम किसी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं तो हम पहले उसका एक रूट मैप बना लेते हैं। अब जैसे जब अमीर खुसरो पे काम हुआ मेरा, जब आगा खान फाउंडेशन ने, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक ट्रैवल रूट मैप बनाइए कि खुसरो कहाँ कहाँ गए, हम सब वहाँ जाएंगे। तो मैंने एक उनका ट्रैवल रूट मैप बनाया था और शायद मैं दुनिया का पहला आदमी। आपने जो ये बुक छापने से पहले, बुक का जो कंटेंट तैयार करने से पहले, इसका जो मटेरियल है वो कहाँ से निकाला, कहाँ से सर्च किया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मैं शायद दुनिया का पहला राइटर हूँ जिसने सबसे पहले अमीर खुसरो का रूट मैप बनाया है कि वो दुनिया में कहाँ कहाँ गए थे। इससे पहले किसी ने नहीं बनाया, ना वो कभी पब्लिश हुआ है। तो ये काम मैंने आगा खान फाउंडेशन के लिए किया था। इसी के आधार पर फिर मुझे भेजा गया। 6 महीने मैंने दिल्ली में काम किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कम से कम 10 शहरों में, जैसे रामपुर रज़ा लाइब्रेरी रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बाराबंकी, काकोरी शरीफ, ये सब अलग अलग उत्तर प्रदेश के शहर हैं जहाँ जिनका अमीर खुसरो से ताल्लुक है, या जहाँ पे अमीर खुसरो पर लाइब्रेरीज में किताबें रखी हैं, या जहाँ अमीर खुसरो से संबंधित स्कॉलर्स, लेखक, कवि, राइटर रहते हैं। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश गए, भोपाल, बुरहानपुर, भोजपुर। तो जब मुझे रहीम का प्रोजेक्ट मिला तो कुछ शहर खुसरो वाले कॉमन ही थे। तो जैसे बुरहानपुर में गया, आगरा गया, मथुरा, वृंदावन गया, जब ये मैं इन पर काम कर रहा था। और ये सारा जो प्रोजेक्ट था ये आगा खान फाउंडेशन ने दिया मुझे, लेकिन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये सब कोलैबोरेटेड एजेंसीज थी हमारे साथ। तो इस किताब का निमंत्रण आने से पहले लिखने के लिए मैं ऑलरेडी रहीम पे आगा खान फाउंडेशन के लिए काम कर चुका था, तकरीबन 2 साल रिसर्च। मैंने अपनी सारी किताबें ट्रैवल करके लिखी हैं। 99% भारतीय पब्लिशर्स जो किताबें छापते हैं उसमें सिर्फ मेरे को लगता है 2% ही राइटर होंगे जो ट्रैवल करके लिखते होंगे, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा होता है। पब्लिशर तो आपके खर्चे का पैसा नहीं देता, जो है वो आप खुद उठाना पड़ता है। हाँ, लेकिन क्योंकि खुद कोई उठा नहीं सकता, मैं कौन अपने घर से खर्च करेगा। तो राइटर लिखते नहीं, वो लाइब्रेरी में जाते हैं, 10 किताबें रहीम पे उठाई, उन्हीं को आगे पीछे करके दे दिया मटेरियल। ये किताब लिखने का फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि आप इतिहास को नहीं बदल सकते ना। अब रहीम ने जो जिंदगी गुजार दी, जो काम कर गए, जो कविताएं लिख गए, वो आप बदल सकते हो? वो तो वही देनी पड़ेगी ना, वो तो हमें पुराने ग्रंथों से ही मिलेंगी। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने चुनाव क्या किया है, वहीं असली लेखक का पता लग जाता है। अगर आपने घटिया स्टैंडर्ड की किताबों से रहीम का मटेरियल ले लिया है और उसके आप फुटनोट्स में स्रोत दे रहे हैं, सोर्सेज, तो पता लग जाएगा कि भाई ये काम बहुत घटिया स्टैंडर्ड का हुआ, ये राइटर अच्छा नहीं है, क्योंकि इसने सोर्सेज ही उन घटिया लेखकों के लिए हैं जिनकी किताबें ऑलरेडी अच्छी नहीं है, जिसमें 50 गलतियां हैं। तो यहाँ ये सब चीज़ें मैंने एकेडमिक्स में सीखी हैं जो आम राइटरों को नहीं पता होती। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि खुसरो ने मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदल दी है कि मैं शून्य था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं डफर था, बस कॉलेज से पास आउट कर लिया, कुछ पता ही नहीं था लाइफ में क्या है, कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन खुसरो ने मुझे विजडम दिया, मुझे सब तौर तरीके पता लगे कि रिसर्च कैसे की जाती है। और बल्कि आपको हैरानी होगी कि 6 साल खुसरो पे रिसर्च करने के बाद मैंने खुद रिसर्च करने के नए रूल्स बना दिए जो मुझसे पहले आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। इसके बारे में तो ये तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं, वो क्या रूल्स है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मैंने रहीम और खुसरो दोनों पे अप्लाई किया है। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मेरे से पहले इस तरह से किसी ने काम नहीं किया। आई एम द फर्स्ट स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड। और ये मुझे आइडिया मिला बाहर के लोगों से, फॉरेनर से मिला, और वहाँ भी ये बहुत बाद में कल्चर आया है, लेकिन मेरे अंदर ये पहले से था। इसका कारण बताता हूँ क्यों था। मेरे साथ एक बड़ी अजीब प्रॉब्लम है, या तो मैं काम करता हूँ तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, वरना नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि फिर वो अच्छा स्टैंडर्ड का काम नहीं हो पाएगा। तो जब तक आप डूब के काम नहीं करोगे, तो डूबने के लिए बहुत वक्त, पैसा चाहिए। तो शायद इसी वजह से मैं अपनी फैमिली में बहुत बदनाम भी हूँ। मेरे अपने परिवार के लोग, बल्कि आई एम सॉरी, मेरे माँ बाप भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते उनकी नज़र में मैं बहुत ही नाकारा इंसान हूँ, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत पैसा नहीं कमा पाया। तो इसी वजह से मुझे बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, लेकिन मैं इसलिए चुप हो जाता हूँ कि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। जब आपको ये पता होता है कि आप एक हीरा हैं लेकिन आपको कंकड़ कहा जा रहा है, तो आप सुनते रहिए, किसी के कहने से आप कंकड़ तो हो नहीं जाएंगे। तो मैं अपनी फैमिली में बहुत बदनाम हूँ, बल्कि उनके हिसाब से आई एम अ फेलियर इन लाइफ, क्योंकि मैंने अपने बंगले नहीं बनाए, गाड़ियाँ नहीं खरीदी हाँ, ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा खुसरो का कलेक्शन ज़रूर है,
और यही सबसे बड़ी मेरी मतलब नेगेटिवनेस है मेरे परिवार में और फैमिली में, जो मुझे किसी लायक नहीं समझते। मुझे बस इस चीज़ का अफसोस है। और यही चीज़ मेरी शादी के टाइम हुआ, मेरी वाइफ ने भी नहीं समझा इस चीज़ को। उसकी नज़र में भी मैं गधा हूँ, डफर, फेलियर टोटल। तो मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि जो असल में क्या है, जो आर्टिस्ट होता है ना, उसको मैम कोई नहीं समझ सकता। आर्टिस्ट को वही समझ सकता है अगर आपके माँ बाप आर्टिस्ट हैं, अगर आपकी बहन या भाई आर्टिस्ट है, अगर आपकी पत्नी या पति आर्टिस्ट है, तभी आपको वो समझेगा, नहीं तो वो आपको नाकारा ही समझेगा। और आपको ज़िंदगी भर ये ताने मिलते रहेंगे कि यार हमारे ख़ानदान में ये कहाँ से एक नालायक लड़का प्रदीप शर्मा खुसरो पैदा हो गया जो किसी काम का नहीं, ना तो ज़िंदगी में ये कुछ पैसे कमा पाया, ना कुछ कर पाया, ना गाड़ी बंगले लिए इसने। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा नहीं कमाया, पैसा भी मैंने बहुत कमाया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मेरी लाइफ में पैसा रेगुलर नहीं आता, ना आया कभी। अब इसको आप मेरी डेस्टिनी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। अब जैसे आगा खान फाउंडेशन में जब मैंने काम किया तो मेरी 1-1.5 लाख रुपए सैलरी थी, जो भी थी वहाँ पे अच्छा पैसा कमाया उन्होंने, बहुत अच्छा पैसा दिया मुझे। मेरा कोई खर्चा ही नहीं होता था, सब मेरा एक एक चीज़ यानी खाना पीना घूमना, मोबाइल का खर्चा, लैपटॉप का खर्चा, बिजली, ट्रैवलिंग, हवाई जहाज़ का खर्चा सब आगा खान देता था। तो मेरी सैलरी का खर्च होगी, कहीं नहीं होगी ना। तो मेरी सेविंग्स थी, उसी सेविंग से मैंने अमीर खुसरो का दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्शन खरीद लिया, जो कि मेरे जानने वालों या परिवार की नज़र में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। उनको लगता था इसके अच्छा तो वो कोई फ्लैट खरीद लेता कहीं दिल्ली में, तो आज वो करोड़ों का हो जाता। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मान लो वो फ्लैट खरीद भी लेता, ठीक है, मैं करोड़पति हो जाता, लेकिन उससे होता क्या, जब मैं मरता तो मुझे इतिहास में कोई याद रखता। लेकिन जब आज मैं मरूंगा तो बेशक शायद मैं वैसे पैसे वाला होकर नहीं मरूंगा, लेकिन मैंने जो खुसरो पे और जो भी रिसर्च किया है वो शायद मेरे मरने के बाद लोग उसकी कदर करेंगे या करते ही हैं। और वैसे भी मेरे फादर भी ये बोलते हैं कि इंडिया में तो आदमी के मरने के बाद ही उसे पूछा जाता है, जीते जी तो कोई पूछता ही नहीं है। वो तो अभी जो ये जो सोशल मीडिया आ गया है ना, इंटरनेट, जो आप पॉडकास्ट चला रही हैं, तो ये एक वरदान समझ लीजिए। ये ऐसे लोगों के लिए वरदान है जिनको, खासकर कवियों, लेखकों और साहित्यकारों के लिए, जिनको आज के दौर में सबसे ज़्यादा नकारा समझा जाता है कि किसी काम की नहीं है। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अब नौकरियाँ नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं। मान लीजिए आपके घर में अमीर खुसरो पैदा हो गए, मिर्ज़ा गालिब पैदा हो गए, बड़े होने के बाद उसको नौकरी कौन देगा? कितनी कंपनियों में से जॉब मिलेगी? उसके लिए नो वैकेंसी का बोर्ड दिखेगा हर जगह। फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकेगा कि यूनिवर्सिटी में या स्कूल में टीचर बन जाएगा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएगा। और आपको ये सच्चाई भी पता है कि भारत की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये वैकेंसीज उंगलियों में गिनी जा सकती हैं, बहुत कम है। कितने कितने बच्चे पीएचडी करते हैं, करोड़ों, और कितनों के लिए जॉब्स होती हैं, ये आपको भी पता है। 99% लड़कियां भारत में पीएचडी करने के बाद ना कुछ नहीं कर पाती। ये पहले का फिगर था, अब 99 से अब शायद 80 या 70 तक पहुंच गया है, क्योंकि लड़कियां भी जागरूक हो गई है। थोड़ा सा वक्त बदला है तो पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई लड़कियों को भी कैरियर बनाना चाहिए, तो वो भी प्रोफेसर बन रही है। लेकिन फिर भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन टोटल वैकेंसी से बहुत कम है। आपके हिसाब से पूरे इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से कितने टीचर्स की वैकेंसी निकलती है और कितने प्रोफेसरों की वैकेंसी निकलती है, आपको भी पता है। तो वो सारे स्टूडेंट खप नहीं सकते। तो अगर जो लिटरेचर में है वो तो बर्बाद है मैडम, क्योंकि उनके लिए फिर कहाँ वो कहीं फिर किसी मैगजीन में ढूंढेंगे, किसी न्यूज़ चैनल में जाएंगे, वहाँ धक्के खाएंगे। और वहाँ भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नॉलेज नहीं है, आजकल इंटरनेट की नॉलेज नहीं है, चैट जीटीपी की नॉलेज नहीं है, एआई की नॉलेज नहीं है, तो वहाँ भी मार खा जाओगे आप। क्योंकि अब ज़माना मैडम प्योर लिटरेचर का है ही नहीं, अब वो ज़माना ही ख़त्म हो गया। अभी क्या है, एक गिमिक्स का ज़माना है। अब अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हो बहुत बड़े और थोड़ा बहुत काव्य जानते हो तो आप महान कवि बन जाओगे। ये सच्चाई बता रहा हूँ। और इंटरनेट पे ऐसे कवियों की भरमार है जो है कुछ नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा अपना वो डाल देते हैं मैटर, चाहे क्वालिटी कुछ ना हो, लेकिन वो महान कवियों में आ जाते हैं, क्योंकि उनका देखते हैं कि हर जगह उनका काव्य छप रहा है। तो ये हमें सोशल मीडिया का एक फ़ायदा मिला, जो कि नुकसान भी हो रहा है। और सुनिए, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से भारत सरकार को, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को, सारे मंत्रियों को एक आगाह करने जा रहा हूँ कि अभी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है भारत में, बहुत बड़े लेवल पे। और इससे हमारे साहित्य का इतिहास करप्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं पता लगेगा कि कौन साहित्यकार ने क्या लिखा, क्योंकि सब घपला चल रहा है। और वो सुन लीजिए क्या है। अभी मैं कई सालों से वर्ल्ड बुक फेयर जा रहा हूँ, वहाँ पे बड़ी बड़ी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई हैं जो कह रही हैं कि सर क्या आप ऑथर बनना चाहते हैं? ऑथर को ऐसे बना जाता है? तो मुझे ऐसी एक लड़की ने पकड़ लिया वर्ल्ड बुक फेयर में, तो बोली सर आप क्या ऑथर बनना चाहते हैं? तो जब मैंने ये सवाल सुना तो मैंने अपने बारे में उसे जानबूझ के कुछ नहीं बताया, मैं एकदम से भोला बन गया। मैंने कहा हाँ मुझे बनना है, बताओ क्या करना है। तो वो मुझे एक टेबल पे ले गई, वहाँ उसके बॉस बैठे हुए थे। तो उन्होंने बड़ी मीठी मीठी बातें की कि सर आप बताओ आपकी एजुकेशन क्या है, सब बताया। तो मैंने थोड़ा सा ना कंट्रोल करके बताया, ज़्यादा नहीं बताया, नहीं तो पता लग जाता कि मैं तो खुसरो का एक्सपर्ट हूँ। मैंने नाम भी पूरा नहीं बताया, मैंने बोला मेरा नाम प्रदीप है बस, मैं सरनेम भी नहीं लगाता।
तो मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे इंटरनेट पे, क्योंकि प्रदीप 10 करोड़ है। तो फिर उन्होंने बोला कि सर हमारे पास एक ऑफर है कि आप हमें जो है ना 2 लाख से 6 लाख के बीच में पेमेंट करिए, तो जितनी पेमेंट करेंगे उतनी मोटी किताब हम आपके लिए तैयार कर देंगे। हमारे पास राइटर्स हैं, घोस्ट राइटर्स, वो आपके लिए बुक्स लिखेंगे, आपके लिए कविताएं लिखेंगे, जो आप चाहोगे सब मिलेगा, नाम आपका जाएगा। आपके हिसाब से क्या ये होना चाहिए? आने वाले टाइम में ये असली राइटर बन जाएंगे जिन्होंने कुछ नहीं लिखा, कोई साहित्य का सृजन नहीं किया, और हमारे देश का साहित्य का इतिहास बर्बाद हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं? सहमत हैं आप? क्या भारत सरकार को दिख नहीं रहा? ट्रेड फेयर ITPO जो खुलेआम ऐसे पब्लिशर्स को स्टॉल दे रहा है कि भाई पैसे मिल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि वहाँ क्या गलत काम कर रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा मैडम। ऐसी जब मैं ITO में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे गड़बड़ करते हुए दिखे जिनकी तरफ भारत सरकार का मैम नज़र ही नहीं है। आप इमेजिन करो अगर ऐसे घोस्ट राइटर्स करके वो राइटर बनाते जाएंगे और फिर कल को उनको अवार्ड भी दिला देंगे, उनको भारत रत्न भी मिल जाएगा, तो क्या आपको ये सही लग रहा है? खुद बताओ मैम, क्या आपको लगता नहीं ये फौरन बंद कर देना चाहिए काम? इससे तो फिर जो आदमी साहित्यकार नहीं है, जो कवि नहीं है, लेखक नहीं है, वो लेखक बन के बैठ जाएगा पैसे के बल पे। तो क्या साहित्य से पैसे से खरीदा जा सकता है मैम? तो ये खुलेआम हो रहा है, इंटरनेट पे भी वेबसाइट आ गई है उनकी, और भारत सरकार नींद में सो रखी है। तो आप अपने पॉडकास्ट से माध्यम से इसको ज़रूर चेताएं, बल्कि अगर आप मेरे इंटरव्यू की छोटी छोटी डमीज बना रहे हैं या कुछ हैं, तो उसमें आप ये ज़रूर बोलना कि हमने जिस प्रदीप शर्मा खुसरो का इंटरव्यू लिया है तो उन्होंने हमें एक चौंकाने वाली बात बताई है, और हम खुद चाहते हैं कि भारत सरकार इसे फ़ौरन रोके, एक कानून पास करे पार्लियामेंट में, और ऐसे फर्जी और नकली लेखकों और कवियों को बंद करें। ये लेखक कवि नहीं है जो पैसा देकर लेखक कवि बन रहे हैं। आप बताओ कितना गलत नहीं है? तो कल को आप और मैं जो असली राइटर हैं उनको तो कोई पूछेगा ही नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं आएगा इतिहास में कहीं। यही सब नकली घोस्ट राइटर बन के बैठ जाएंगे और फिर कहीं अपना इनॉग्रेशन करा लेंगे और वाहवाही लूटेंगे। लोग सोचेंगे कि असली यही राइटर है, पता लगा है तो पैसा दे के लेखक बना हुआ है, ये तो पैसे दे के कवित्री बनी हुई है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ आपने ये बताया कि 6 तरीका है साहित्य को लिखने के लिए कि कैसे लिखते हैं, तो आप वो बताइए जो आपने यूज साहित्य को लिखने का नहीं, रिसर्च करने का कि रिसर्च करके किताब कैसे लिखी जाती है। तो वो 6 तरीके कौन से हैं? सुनिए, तो अब जैसे मुझे अमीर खुसरो या रहीम पे काम करने का मौका मिला, अभी हम रहीम पे बात कर रहे हैं, तो हम तो अब रहीम की बात करते हैं। चलिए, तो रहीम पर जब मुझे काम करने का मौका मिला तो मैंने सबसे पहले तो अपना एक होमवर्क किया, जो मेरे ख्याल से 2% राइटर भी नहीं करते। मैंने एक तो ये पता किया कि मुझसे पहले कब तक, जब तक रहीम जिंदा थे, जितने समय तक, उस समय से लेके यानी रहीम के टाइम से लेके आज तक पूरे विश्व में कितने लोगों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने रहीम पे काम किया है, वो मेरी नज़र में होना चाहिए। और क्या काम किया है वो मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये सालों का काम है, एक दिन का काम नहीं है। तो मुझे ये 2-3 साल का स्कॉलरशिप मिला था, तो 6 महीने तो मेरे इसी में निकल गए, ढूंढने में, लाइब्रेरीज जाने में। फिर मैं उन जगहों पे गया जहाँ रहीम गए थे, जहाँ रहे थे, जैसे मथुरा, वृंदावन, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, और आपका ये बुरहानपुर, भोपाल। रहीम सब इन जगहों पे गए थे अलग अलग कारणों से। कहीं कश्मीर गए थे। तो इनका जाने का सबसे बड़ा मकसद था कि रहीम सिर्फ एक लिटरेरी आदमी नहीं थे। सबसे पहले तो आप रहीम सुन लीजिए, रहीम का सबसे बड़ा कमाल क्या है। रहीम जो है वो बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां अकबर के दरबार में एक फौजी सिपह सालार था, उसके पुत्र थे। इनके बारे में एक किंवदंती है, सच्चाई किसी को नहीं पता, कि कुछ तो कहते हैं कि ये एक लड़ाई में मारे गए, अकबर के साथ गए थे, वहाँ लड़ाई में मर गए और वहाँ कुछ अफगानियों ने इनको मार डाला लड़ाई में। कुछ कहते हैं कि इनको अकबर ने ही मरवा दिया। अच्छा। क्योंकि अकबर की नज़र इनकी वाइफ पे थी, वो बहुत खूबसूरत थी। अच्छा। तो कहते हैं कि अकबर ने कहा कि उसकी वाइफ से कैसे शादी की जाए, ये जीते जी तो होने नहीं देगा और ये बागी हो जाएगा। तो कहते हैं कि अकबर ने क्या किया, कुछ अफगानियों को बुलाया और कहा कि भाई एक लड़ाई होगी तुम्हारे साथ और ये तुम्हें इतना पैसा दे रहे, तुम मेरे वजीर को मार देना, बैरम खां, और ये तुम्हें इसका पैसा दिया जा रहा है। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ कहानी है, सच्चाई किसी को नहीं पता। लेकिन जो अकबर का जो इतिहास लिखा गया है अबुल फजल ने आईने अकबरी में, उसने तो ये लिखा है कि भाई अकबर ने एक मिलिट्री कैंपेन भेजा, अफगानियों के खिलाफ जंग लड़ाई हुई, अकबर की फौज की और अफगानियों की। उसमें ये लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए, बैरम खां, रहीम के पिता। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी डेथ हो गई, अकबर को पता लगा, तो अकबर ने ऐलान कर दिया कि हमने रहीम को गोद ले लिया है।
उन्होंने जैसे बच्चे गोद नहीं ले लेते, उन्होंने अकबर ने कहा कि आज से ये हमारा दत्तक पुत्र है और हमने रहीम को गोद ले लिया। अब गोद लेने के बाद अकबर ने उस पर गौर किया, बच्चे के ऊपर, ये बच्चा मतलब क्या बन सकता है लाइफ में, तो इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। तो अकबर ने देखा कि भाई ये तो बहुत ही जीनियस आदमी है, ये तो बहादुर इतना है कि जब ये तीरंदाजी करता है या कुछ लड़ाई करता है तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है इतनी कम उम्र में, क्योंकि इसकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे राजकुमारों के साथ, प्रिंस के साथ इसको रखा गया था। और अकबर ने ये शाही फरमान जारी कर दिया था कि रहीम के साथ भी वही ट्रीट किया जाए जो शाही राजकुमारों के साथ ट्रीट होता है। इसके साथ अगर किसी ने भेदभाव किया तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये मेरा दत्तक पुत्र है, बल्कि नाम का दत्तक पुत्र है, ये मेरे असली पुत्रों के बराबर है और मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है। बल्कि एक स्टेज पे अकबर को अपने असली पुत्रों से ज़्यादा रहीम पे भरोसा हो गया था, क्योंकि ये बहुत ईमानदार आदमी थे, वफादार थे। जैसे हम कहते हैं ना एक डॉग वफादार होता है, इंसान नहीं होता, तो ही वॉज वफादार लाइक अ डॉग। रहीम बहुत वफादार थे, यानी कि अगर आपने उनके लिए कुछ किया है तो वो आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। ये इनका श्योर था रहीम का, ये सबसे बड़ा इनका फीचर था रहीम का, कैरेक्टरिस्टिक थी रहीम की। तो उसके बाद फिर अकबर ने देखा कि ये तो भाई साहब लड़ाई में, जंग में, तलवारबाजी में, घुड़सवारी में, मैदान जंग में, मिलिट्री एक्सपेडिशन में, लैंग्वेज में, लिटरेचर में, पोइट्री में, म्यूजिक में, सब में एक्सपर्ट है। तो अकबर ने उनके लिए सबके टीचर लगा दिए, ट्यूटर्स, स्पेशल ट्यूटर्स। एक उस्ताद बोलते थे उस ज़माने में, एक उस्ताद उनको अरबी सिखाने आता था, एक फ़ारसी, एक खड़ी बोली हिंदी, एक संस्कृत, एक भोजपुरी, एक संगीत, एक शायरी का फ़न, एक पोइट्री का फ़न, अलग अलग, और फिर उसके बाद मिलिट्री ट्रेनिंग। तो इस तरह से रहीम बढ़ने लगे, ग्रो करने लगे। और ये हाल हो गया था कि जब तक रहीम 20-22 साल के नौजवान हुए तो उनके दुश्मन बहुत बन गए। यहाँ तक कि अकबर के जो खुद के पुत्र थे वो रहीम से जलने लगे, क्योंकि वो रहीम उन सबसे टैलेंटेड था। और अकबर के कुछ पुत्र तो बिल्कुल नाकारा थे, जैसे जहांगीर बिल्कुल ही नाकारा था। बाद में वो शराब में ही, आपको पता है क्या हाल हुआ था जहांगीर का। लेकिन बाद में फिर उसकी बीवी जो थी, वाइफ जो थी, उसने इसको कंट्रोल करके थोड़ा संभाला, नहीं तो वो राज कर नहीं पा रहा था। उसको एक्चुअली नशे की आदत पड़ गई थी, और ये नशा उस ज़माने में इधर पता नहीं कहाँ से आया था, मैंने सुना है चीन की तरफ से ये आता था, टोबैको। तो उसको ये टोबैको खाने की और शराब पीने की बहुत आदत पड़ गई थी जहांगीर को, तो उसको बहुत डांट भी पड़ती थी अकबर से। तो उसको छोड़िए, वो तो बात का मसला है। तो अभी हम रहीम की बात कर रहे हैं। तो रहीम बचपन से ही मेधावी छात्र थे, टैलेंटेड और हरफन मौला, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। तो अब जब ये बड़े हुए तो रहीम ने, अकबर ने इनको जो है ना अलग दरबार दे दिया, अलग से एक दरबार दिया कि अब तुम जो है प्रिंस हो और तुम्हें ये स्पेशल तुम्हें वो दिया जा रहा है, तुम्हें पावर्स। तो अलग दरबार, अलग फौज। और कहते हैं कि रहीम को साहित्य, कला और संगीत से इतना ज़्यादा प्यार था कि अकबर के दरबार में अगर 50 हिंदी के शायर थे तो रहीम के दरबार में 200 हिंदी के शायर थे जिनको वो सैलरी देते थे। अगर अकबर के दरबार में 40 संस्कृत के कवि थे तो रहीम के दरबार में 300 संस्कृत के कवि थे, हर चीज़ में एक्स्ट्रा। अगर अकबर के दरबार में 25 संगीतकार थे, कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला, कोई ढोलक, कोई कुछ बजा रहा है, कोई चंग, रबाब, नए, अलविन, कंगीरा, तो रहीम के दरबार में सब इससे डबल ट्रिपल 10 गुने थे, मतलब इतना जबरदस्त। और सुनिए, रहीम की सबसे बड़ी खासियत कि महाभारत का जो कर्ण है, जिनको हम दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर कहते हैं, जिन्होंने अपना कवच दे दिया था, किसको? कर्ण ने अपना कवच किसको दिया था? ऋषि बनकर आए थे। छल कपट किया गया था ना, कृष्ण की लीला थी वो, क्योंकि पता था कि जब तक ये कवच नहीं देगा पांडव इससे जीत ही नहीं पाएंगे, हार जाएंगे, तो उनका कवच छीन लिया छल कपट से। इतना बड़ा दानवीर था रहीम कि उसने अपना परवाह नहीं की। उसने बोला कि सुबह सुबह भोर में जो भी मुझसे मांगने आएगा तो मैं इसको दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, कल को किसी ने तेरी जान ही मांग ली, तो कह रहा मैं जान भी दे दूंगा। तो अब दुर्योधन बड़ा डर गया, उसने बोला कि यार ये तो कर्ण को तो कोई मार देगा। तो उसने ना कुछ जासूस छोड़ रखे थे कर्ण के पीछे, जो कि ऐसे लोगों को उस तक आने नहीं देते थे, कोशिश करते थे। लेकिन उसके बाद भी कर्ण बहुत दानवीर थे, उन्होंने अपने जब जिसने अपनी जान ही दे दी, वो जान के बराबर ही था। अगर कवच नहीं है तो समझो कर्ण को कोई भी मार सकता था आराम से, वो तक उसने दे दिया। तो महाभारत में जो कर्ण को दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कहा गया है, तो इतिहास में उसका बाद दूसरे नंबर पर रहीम का नाम आता है। अच्छा, क्यों? कहते हैं
अरे क्यों, दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों में थे। कहते हैं कि रहीम के दरबार में कोई भिखारी गरीब आ जाए, जो दान मांगे रहीम उसे 10 गुना देते थे। उतना नहीं, जैसे मान लीजिए आप आ गई, आपने कहा रहीम जी मैं बहुत भूखी मर रही हूँ, मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे आप 10 अशरफियाँ दे दीजिए। तो रहीम पता है क्या कहते थे अपने वजीर को कि ऐसा करो, इसको 10 अशरफियाँ तो दे दो, और साथ में हमारा जो स्टेटस है, हम प्रिंस हैं, तो उसके 2000 और जोड़ दो उसे, तो 2000 10 अशरफियाँ दे दो उसे। 100 गुना ज़्यादा। इतने बड़े मतलब रहम दिल, खुले दिल, नेक इंसान, फरिश्ता। बल्कि मैंने अपनी इस किताब में एक अतिशोक्ति भी कर दी है, लेकिन जो मेरे लिए सच है। दुनिया के इतिहास में, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी हैं, और ये बायोग्राफी भी मेरे हाथ की आपके सामने है। अब्दुल रहीम खाने खानन बाय प्रदीप शर्मा खुसरो। इस किताब में मैंने एक अतिशोक्ति से काम लिखा है। अतिशोक्ति यानी बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा है। अतिशोक्ति असल में झूठ को कहते हैं, लेकिन वो झूठ नहीं, सच है, क्योंकि मैंने रिसर्च के दौरान ये फील किया है कि ये सच है, ये अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों ने इस किताब को पढ़ के कहा कि शर्मा जी आपने तो बहुत ज़्यादा ही तारीफ मार दी, इतने हकदार नहीं थे ये। तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि थे, आपको नहीं मालूम, आप रिसर्च करो तो पता लगेगा। और मैंने ये लिखा है कि दुनिया के इतिहास में आज तक इस धरती पे जितने लोग, लाखों लोग पैदा हुए हैं, इंक्लूड राम और कृष्ण, ये उनके बराबर के इंसान है। मतलब आपने तो भगवान ही बना दिया। बिल्कुल मैडम, क्योंकि ये थे। ऐसा क्या था इनमें भगवान वाला? मैं आपको, मेरी इस किताब को पढ़िए मैम, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेरी किताब कई मामलों में तो ये अमीर खुसरो से भी बहुत ऊपर है। मैं आपको बता दूं, ये मैंने बाद में फील किया कि अमीर खुसरो को, जिनका मैं फ़ैन हूँ, और मैंने सारी ज़िंदगी अमीर खुसरो पे लगा दी, लेकिन जब मैंने रहीम के बारे में पढ़ा तो मैडम मेरी तो धरती आकाश सब हिल गए। मैंने कहा यार ये आदमी था, ये तो पहले तो मुझे लगा फरिश्ता था, लेकिन जब और पढ़ा लगा कि अरे ये तो फरिश्ता भी नहीं, ये तो भगवान ही था। सही कह रहा हूँ मैं। इसकी कुछ मिसालें मैं आपको पेश करूंगा अभी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखिए क्या थी। आप मुझे पूरे दुनिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई एक ऐसा आदमी दिखा दीजिए, कोई राजा, कोई वजीर, कोई मिलिट्री कमांडर, कि आपकी दुश्मन की सेना के साथ लड़ाई चल रही है, ठीक है, जबरदस्त लड़ाई में तो किसी को छोड़ा नहीं जाता, मार दिया जाता है, गर्दन उड़ा देते हैं, कभी हाथ काट दिया, कुछ कर दिया, मारना ही होता है ना। ये एक अकेला इंसान था दुनिया के पॉलिटिकल इतिहास में, कि जब ये अकबर के साथ जंग करने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, जब ये अकबर के साथ जंग करने जा रहा है, और अकबर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था बताइए, पूछ रहा हूं आपसे, आपने तो इतिहास पढ़ा है। आप इनका ही नाम लेंगे फिर? नहीं, इनका क्यों लेंगे, ये तो अकबर के मिलिट्री कमांडर थे ना, ये कैसे दुश्मन हो जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं कि अकबर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था उस जमाने में, जिससे अकबर ने हजारों लड़ाइयां लगी हैं, लेकिन वो उसको हरा नहीं पाए। राणा प्रताप। अब आप इमेजिन करिए कि अकबर और रहीम जंग लड़ने जा रहे हैं राणा प्रताप से, लड़ाई करने, और अकबर ने सबको बोला है कि इसकी गर्दन चाहिए मुझे, कटी हुई गर्दन। ध्यान से सुनना। और अकबर ने कहा कि जो उसकी कटी गर्दन ला के देगा उसको मैं पूरा का पूरा वो दे दूंगा, एक एम्पायर, मतलब पूरा राज्य दे दूंगा, कई सारे राज्य, 100,000 गांव दूंगा, और उसको एक जगह का राजा बना दूंगा। सोचो, इतना बड़ा ऐलान किया अकबर ने। अब हैरानी की बात देखिए कि वो राणा प्रताप रहीम के परम मित्र हैं। कभी सुना है आपने? इतना बड़ा कमाल मैडम, मैं तो सुन के हिल गया। अब अकबर की हालत खराब कि यार ये तो मैंने कह दिया, लेकिन ये तो रहीम तो गर्दन ही नहीं काटेगा, तो परम मित्र है। ये अकबर को बात पता थी, और अकबर इनको डांटते भी थे कि भैया तुम कैसे करोगे, तो तुम तो, आप सोचिए इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है कि इनको भी गर्दन काटनी है। सोचिए ना मैम, कितनी अजीब सी सिचुएशन आ गई है। दोस्त की ही गर्दन काटनी है, अगर अपने एक दोस्त, मतलब दोस्त क्या, अपने फर्ज को पूरा करना है तो अब आप सोचिए, आप होंगे तो क्या करेंगे, आप खुद इमेजिन करके बताइए कि आप अकबर की सेना में जा रही हैं, और वहां का जो मिलिट्री कमांडर है वो आपका जिगरी दोस्त है, और अकबर ने कह रखा है मुझे इसकी कटी हुई गर्दन चाहिए, तो मैडम क्या करेंगी बताइए, गर्दन काटेंगी? देखो, तो इंसान हालात और सिचुएशन में फंस जाएगा। अब तो डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फर्ज इम्पोर्टेंट है या दोस्ती इम्पोर्टेंट है। अब सोचिए कि इस चीज़ को रहीम ने कैसे बैलेंस किया होगा, ये कमाल है मैडम, सोचिए। तो रहीम साहब ने अकबर से कहा कि देखिए आपको भी पता है कि वो राणा प्रताप मेरे परम मित्र हैं, तो मैं आपको ये बस इतना मैं कहूँगा कि मैं जंग में जा रहा हूँ लड़ने,
सब सिपाहियों को मार दूंगा मैं, सबको। लेकिन राणा प्रताप, उनके बेटे, उनके भाई, उनकी पत्नी, परिवार को हाथ नहीं लगाऊंगा। चाहे आप मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, चाहे आप मुझे मार दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, नौकरी से निकाल दीजिए, सब मंजूर है, मुझे जेल में डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे परम मित्र हैं। लेकिन आपके साथ मेरी वफादारी रहेगी, मैं आपको भी धोखा नहीं दूंगा। सैनिकों का सबका सफाया कर दूंगा मैं। और अगर वो बस अगर खाली राणा प्रताप और उसके भाई और बेटे बच गए, उनको हाथ नहीं लगाऊंगा, उनको गिरफ्तार कर लूंगा, उनको हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन और ना मारूंगा उनको, ना उनके पे तलवार चलेगी मेरी, ना उनका वध करूंगा, ना सर काटूंगा। अब आप देख लो आपने क्या करना है। अब अकबर परेशान, तो अकबर ने कहा कोई बात नहीं, चलो तो। और वो जंग हुई, उस जंग में राणा प्रताप और इनका सामना भी हुआ रहीम का, सोचिए। अब हैरानी देखिए कि यहाँ पे ईश्वर का एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि राणा प्रताप कभी अकबर से हारा ही नहीं, और जब उसकी हारने की नौबत हो गई तो वो एकदम से गायब हो गया। तो रहीम के साथ कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि वो उसको मारे या सर काटे। ये एक बड़ा कमाल मैंने देखा। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि उल्टा हो गया कि राणा प्रताप के जो बेटे थे ना, बेटे राणा प्रताप ने नहीं, उन्होंने रहीम की बीवी और बच्चों को कैद कर लिया छल कपट से, और राणा प्रताप के सामने पेश कर दिया कि हमने दुश्मन के ये इसको कैद कर लिया है, रहीम के, उसको, इसकी वाइफ और शायद उसकी बेटी थी रहीम की, और बच्चे थे उनके, पूरा परिवार, औरतों को, और कहा कि आप चाहो तो उसका फौरन वध करके हम अकबर को जीत सकते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में लाइन पे आ जाएगा वो। तो जब राणा प्रताप ने ये सुना ना तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम राजपूतों की औलाद हो और तुम्हें पता है रहीम मेरा परम मित्र है, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और दूसरी बात यह है कि राजपूत कभी औरतों पे हाथ नहीं उठाते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर तुमने इनको हिफाजत से रहीम के पास नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हारी खुद गर्दन उड़ा दूंगा, मेरे बेटे होने के बावजूद। ये राणा प्रताप ने कहा, सोचो। तो जितने अच्छे दोस्त रहीम उनके लिए थे, उतने ही अच्छे दोस्त राणा प्रताप रहीम के लिए थे। ये इतिहास में मैम ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप मुझे पूरे विश्व के इतिहास से, भारत के इतिहास से ऐसा उदाहरण दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा ये सिर्फ रहीम ही थे। तो आप ऐसे आदमी को फरिश्ता और भगवान नहीं कहेंगी? कोई नहीं कर सकता मैडम, बहुत इम्पॉसिबल है, हम आज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो किसी का तो साथ देना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता कि आधे इसके बन गए आधे उसके बन गए, ऐसे होता है कभी। लेकिन इन्होंने मेंटेन करके रखा है। इन्होंने अकबर को कह दिया कि अगर आपको ये शर्त मंजूर नहीं है तो मैं हथियार डाल देता हूँ, आप मेरे हाथों में जंजीर बांधो, मुझे कैद कर लो और जेल में डाल दो, मैं मरने को तैयार हूँ। तो अकबर भी होश में उड़ गया। अकबर असल में रहीम की इसी बातों पर फिदा था। उसको पता था कि यार ये सच में महान आदमी है, इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अकबर रहीम का इसी बात का प्रशंसक भी था, लेकिन इससे दुखी भी था। देखो ना कितना अजीब सिचुएशन है। और ये तो मैडम मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है। अभी जब मैं रहीम की दानवीरता की मिसाल दूंगा तो हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं ना, ये स्टूडियो भी हैरान हो जाएगा कि भाई यहाँ इन दीवारों के बीच किसकी बात हो रही है। अच्छा। और सुनिए, आप गूगल कर लीजिए, इंटरनेट कर लीजिए, ढूंढ मारिए, बड़े से बड़े रहीम के ऊपर इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। लेकिन मैं जो ये बता रहा हूँ ये बोलता हुआ कोई नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर कभी। बताइए। आप एआई में कर लीजिए, चैट जीपीटी ढूंढ लीजिए। नहीं आप बताइए, आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। क्योंकि मैं जब किसी पर रिसर्च करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं आप पर रिसर्च करूंगा ना तो मैं आपके अंदर डूब जाऊंगा, बिल्कुल खोद लाऊंगा आपको जड़ से, तब मैं आप पर काम करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और जबकि खुसरो पे तो मैंने 18-20 साल काम किया है, और इन पे तो सिर्फ 2-2.5 साल ही काम किया है, ज़्यादा इन पे काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि मेरे पास साधन थे, पैसा था, आगा खान फाउंडेशन ने खर्चा दिया, फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी इसमें मुझे पैसा दिया, तो उसकी वजह से मैंने 2 साल में ही काम निपटा दिया, फटाफट इसको काम किया। जिस समय मैं इन पे काम कर रहा था, फिर मैंने खुसरो पे काम रोक दिया। लेकिन खुसरो मेरे दिल में हमेशा रहते हैं। तो इस किताब में भी अमीर खुसरो है, दिखाता हूँ आपको। आप हैरान हो जाएंगे कि रहीम की किताब में अमीर खुसरो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का टाइम पीरियड मैच नहीं करता मैडम। अमीर खुसरो 13वीं सेंचुरी में पैदा हुए हैं। कब हुए हैं? 13। और ये हुए हैं 15वीं शताब्दी में। और देखिए ये अमीर खुसरो आ गए। तो इनको यहाँ लाने का कारण और ये किताब के बीच में कैसे आ गया? सुनिए, रहीम पर इससे पहले 100 से ज़्यादा किताबें छप चुकी हैं पूरे भारत और विश्व में, और किसी किताब में रहीम में आपको अमीर खुसरो नहीं मिलेगी। ये सिर्फ प्रदीप शर्मा खुसरो का ही कमाल है। मुझे
आज तक दुनिया का जो भी टॉपिक मिला है रिसर्च के लिए, मैं कहीं ना कहीं उसमें अमीर खुसरो को भी ढूंढ लेता हूँ, ये मेरा टैलेंट है। तो ये मैंने ऐसे ढूंढा कि मुझे कुछ ऐसी बातें पता लगी कि जो रहीम थे ना, वो साहित्य प्रेमी थे, तो उन्होंने अमीर खुसरो को भी पढ़ा था और वो अमीर खुसरो के बड़े फैन थे वो। तो अकबर जो था उसने अपने दरबार में एक लेबोरेटरी बना रखी थी, बल्कि एक लाइब्रेरी बना रखी थी, और ये लाइब्रेरी आजकल की लाइब्रेरियों से बहुत अलग थी। कब? क्या बंद हो गया? सब बोलना बेकार? नहीं, अभी हुआ है। कितना इसे देर? रोको। इसमें हो रहा है?